मित्रों नमस्कार। आज मैं सुबोध सिंह शिवगीत राधा कृष्ण जो प्रसिद्ध कथाकार हैं उनकी कहानी उल्टी गंगा लेकर आया हूँ। अक्सर देखा जाता है कि लोग सही मार्ग पर चलने के बजाय उल्टी मार्ग पर चलना पसंद करते हैं। एक नवयुवक की कहानी जो बहुत कुछ खोकर भी नहीं सीखता है, कैसे वह उल्टी मार्ग पर ही चलता रहता है। आज भी राजनीतिक सामाजिक दुनिया में आप देखते होंगे कि समाज और दुनिया में जो कहा जा रहा है उसके विपरीत चलते हैं और कभी सही मार्ग पर नहीं चल पाते। चलिए इस कहानी में क्या होता है देखते हैं। कहानी बड़ी पुरानी है मगर रोचक है। उल्टी गंगा कहानी है नई पर कही गई है जरा पुराने ढंग से। इससे कहानी की नवीनता पर कोई संदेह नहीं कर सकता, लेकिन कहने वाले को अपने पुरानेपन पर लाज आती थी। इसी कारण बेचारे ने मुझे अपना नाम नहीं बतलाया। कहानी यूं आरंभ होती है कि एक राजा था, उसके राज्य में बाघ और बकरी में मेल नहीं था। कभी होता भी नहीं है, बाघ और बकरी में मेल नहीं था। अब तो होने लगा है प्रजातंत्र में। प्रजा मगर स्वार्थ के बंधन में नहीं फंसती तो बड़े सुख चैन से रहती। एक बार बरसात के दिनों में राज्य में बड़ी जोर से हैजा फैल गया। क्या साहू, क्या महाजन, क्या अमीर, क्या गरीब, सब दनादन उलटने लगे और श्मशान घाट पर लाशें इस तरह पटोर पड़ी रहती कि मालूम होता जैसे आकाश से ओले की जगह लाशों की वर्षा हुई है। ओले नहीं, लाशों की वर्षा हुई है। अनाज के खलिहान की तरह लाशों का खलिहान लगा रहता। और अगर कार्ल मार्क्स के पवित्र सिद्धांतों को किसी ने समझा है तो मृत्यु ने समझा है। सब बराबर हैं कार्ल मार्क्स की निगाह में और मृत्यु की निगाह में। मृत्यु ने समझा है। और फिर अगर लेनिन की भांति कोई उसका पक्का चेला हुआ है तो वह रोग हुआ है। रोग ही है जो किसी को नहीं छोड़ रहा है। राजा और प्रजा, ज्योतिषी और सिविल सर्जन सब उस साम्यवाद के खजाने में बराबर हैं। पकड़ा हैजे ने राजा को भी, राजा भी उससे वंचित नहीं रहा। हैजे ने राजा को ही पकड़ा। डॉक्टर साहब हाथ में इंजेक्शन की सुई लेकर तैयारी करते ही रहे और वैद्य जी नाड़ी पकड़कर चरक और वाग्भट के पेच में पड़े ही रह गए कि राजा संसार की सकल चिंता का परित्याग करके असली साम्यवादी बन गए। यानी जो बीमारी आई थी उससे राजा भी अलग नहीं हुए। साम्यवाद की तरह इस रोग ने, इस बीमारी ने सबों को ले लिया, बराबर कर दिया। फिर तो साहब बड़ा बखेड़ा हुआ। वह गड़बड़ी मची कि जिसका कोई जवाब नहीं। राज परिवार से संबंधित लोग इस तरह चिंतित हो गए कि लीग ऑफ नेशंस के सदस्य भी संसार की चिंता में उस तरह चिंतित नहीं रहे होंगे। कहानी व्यंग्यात्मक है, इसलिए साम्यवाद, लेनिन और ये सारी बातें जो हो रही हैं सो व्यंग्यात्मक है। नेशन के, लीग ऑफ नेशन के सदस्य भी संसार की चिंता में उस तरह चिंतित नहीं होते होंगे। बात यह थी कि राजा के मरते ही बहुत से लावारिस लोग अपने को राजा का वारिस बतलाने लगे, जो आज भी होता है कि राजा की जगह नेता मरा तो घाट पर रोने वालों की संख्या हो जाती है। यहाँ भी वही हुआ। बहुत सारे लोग अपने को राजा का वारिस बतलाने लगे। इधर विधवा रानी थी, अबला जात, और राजकुमार था छोटा। रानी अकेली बची और एक बच्चा है। अभी ही तो उसके दूध के दांत टूटे थे। उसने फर्स्ट डायरेक्ट मेथड पढ़कर समाप्त ही किया था। वह बेचारा बेबाप का लड़का क्या करता और क्या नहीं करता। इसलिए जिस तरह उसके लिए बहुत से लोग चिंतित हो रहे थे, उस समय वह पतंग उड़ाता, डोरे लूटा करता और इधर लड़ाई चल रही थी। अगर पहले की बात होती तो दोनों पक्ष के लोग किसी मैदान में चलकर एक कवायद करते और अच्छी तरह पैतरा बदलते हुए एक दूसरे के सामने आकर अपने विपक्षी की छाती में बर्छा भोंक देते। लेकिन अब की बात दूसरी है। अब तो राजनीतिक अखाड़ा है। अब तो बात दूसरी है। अब वह सतयुग का जमाना ही नहीं रहा। अब लड़ाई होती है कचहरी में। वहां दोनों पक्षों के वकील लोग अपनी जीभ से अनोखे अनोखे बल्लभ, बर्छा, तोप और मशीन गन दागते हैं। अब तो कचहरी में न्यायालय की लड़ाई होती है। फौरन ही स्याह सफेद और सफेद स्याह बना जाता है, ब्लैक व्हाइट हो जाता है और व्हाइट ब्लैक हो जाता है कचहरी में। वही वकीलों ने बड़ी तत्परता से यह साबित कर दिया कि वह लड़का जो राजकुमार कहलाता है वास्तव में राजकुमार नहीं है। कचहरी का फेर हुआ। राजकुमार को सिद्ध कर दिया कि यह राजकुमार नहीं है। रानी हक मारने के लिए इसे कहीं से चुरा लाई है और ये लोग जो कागजी सबूत पेश कर रहे हैं राज्य के असली मालिक हैं।
झूठ सच हो गया और सच झूठ हो गया। चलिए साहब, जब अदालत में ऐसा साबित हो गया तो फिर कौन इस पर टेंटे करता। रानी और राजकुमार महल से अलग हो गए, एक देहात में रहकर दिन बिताने लगे। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। राजकुमार चला परदेश। रानी ने कहा, बेटा, राजकुमार देहात में रहना पसंद नहीं करके अब परदेश जाने के लिए तैयार है, माँ को गांव में छोड़कर। रानी ने कहा, बेटा, पूरब जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, मगर दक्षिण मत जाना। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जाना, मगर दक्षिण मत जाना। मतलब कि दक्षिण में ही हमारा राज्य है, जहां अब ऐरे गहरे करताल बजा रहे हैं। अगर राजकुमार वहां से गया तो उसे यह सब देखकर बहुत दुख होगा। मां नहीं चाहती थी कि बेटा उस दक्षिण तरफ जाए जहां उसका राज्य है। राजकुमार चला, चलते चलते पहुंचा स्टेशन। वहां जब वह टिकट कटाने लगा तो विचार की कि 2 दिनों के लिए कोई हर्ज नहीं है। 2 दिन के बाद मां की आज्ञा मानकर उत्तर की ओर जाएगा। आज दक्षिण का ही टिकट कटाना चाहिए। आखिर कटा टिकट और चढ़ बैठा राजकुमार रेलगाड़ी पर। फक फक धक धक करती हुई रेलगाड़ी जाने लगी। मां ने दक्षिण मना किया था और राजकुमार चल दिया दक्षिण की ओर। आजकल के भी कई राजकुमार देश में इसी हाल में हैं। मम्मी तो कुछ चाह रही है, मगर बेटा हर उस रास्ते पर चला जा रहा है जिसको देखने की उसकी जिज्ञासा हो जा रही है। नतीजा मंजिल नहीं मिल पा रहा, राज्य नहीं मिल पा रहा। चलिए, कहानी वर्तमान से मेल खाती होगी। हम चलते हैं राधा कृष्ण के पास। बैठने के बाद राजकुमार ने दक्षिण वाली ट्रेन में बैठ गया। बैठने के बाद राजकुमार ने नाक का पसीना पहुंच कर देखा, गाड़ी पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं। शहरी हैं, देहाती हैं, औरतें हैं, मर्द हैं। एक 30-35 वर्ष के बेडौल आदमी पर राजकुमार की दृष्टि अटक गई। बढ़िया कानपुरी चप्पल, खद्दर की धोती, खद्दर का कुर्ता और खद्दर की कांधी टोपी बैठे बैठे एक गीत गुनगुना रहे थे वो बुजुर्ग। हम तो चरखे से लेबै सुराज, हमरा कोई का करी है। हम तो चरखे से लेबै सुराज, हमार कोई का करी है। ये गीत सुनता है। गीत मच्छर की गुनगुनाहट के समान कानों को बहुत भला मालूम होता था। राजकुमार गौर से उनकी ओर देखने लगा। उनकी दृष्टि भी राजकुमार की ओर पड़ी। राजकुमार बहुत ही सुंदर था। स्वरूप पौराणिक काल के किसी देव कुमार का सा था। अदरक के अचार की तरह निखरा हुआ रंग, निर्गंध फूल सा मुखड़ा, गुलाब की पत्तियों पर स्याही की बूंदें पड़ी हुई आंखें, मूंछों ने होठ के ऊपर और नाक के नीचे वाले रंध्रों से झांकना भी आरंभ कर दिया था कि जोर जोर से अस्तूरे की आवश्यकता आ पड़ी थी। उन्होंने पूछा, आप कहाँ जाएंगे? उस बुजुर्ग ने। राजकुमार ने धीरे से कहा, दक्षिण। वही दक्षिण जिधर माँ ने मना किया है। दक्षिण, दक्षिण की ओर तो सारी गाड़ियां जा रही है, मैं भी दक्षिण जा रहा हूं, लेकिन आप जिस स्थान विशेष में जा रहे हैं वहां का नाम क्या है? उस बुजुर्ग नेतानुमा आदमी ने पूछा। नाम क्या है? राजकुमार ने अच्छी तरह याद करके कहा, सहस्राम। सहस नहीं, सहस्र कहिए। सहस्र नहीं, सहस्र कहिए। हम लोग की यही बड़ी बुरी आदत है कि हम लोग अशुद्ध बोलते हैं, फिर भी इस घोरतम अपराध के लिए लज्जित नहीं होते। आपको इसके लिए अवश्य ही लज्जित होना चाहिए। वो सिद्धांतवादी प्रिंसिपल हिंदी बोलने वाला आदमी था। राजकुमार ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। पूछा, सहस्र नाम यहाँ से कितनी दूर है? अत्यंत सन्निकट है, यहाँ से केवल 14 योजन की दूरी पर। आपका घर वहीं है? नहीं। तो फिर वहां जाने का क्या प्रयोजन है आपका? कुछ नहीं। तो फिर इस प्रकार व्यर्थ वहां जाकर आप क्या करेंगे? शहर देखूंगा। बस केवल नगर का अवलोकन करने के लिए आपने अपना इतना समय बर्बाद कर दिया। धन्य हैं आप। क्या आपको विदित नहीं कि हमारे देश की क्या दुर्दशा है? वह एक समय था जब हमारे देश में सोना भी मिट्टी के मोल बिकता था, और आज ऐसा जमाना आ गया है कि 16 आने में 1 रुपये में भी 1 तोला चांदी नहीं रहता। वो बुजुर्ग तो समाज सेवी हैं, भाषण देने लगे। राजकुमार ने पहले कभी इस पर विचार नहीं किया था। वह घबरा कर बोला, तब मुझे क्या करना चाहिए? निष्प्रयोजन ही मुद्रा का अपव्यय कदापि नहीं करना चाहिए। एक भाषण शुरू हो गई। निष्प्रयोजन ही मुद्रा का अपव्यय नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा, हाँ, अगर मेरी ही भांति आपको व्याख्यान देने के लिए कहीं जाना हो तो बात दूसरी है।
वो भी तो निष्प्रयोजन ही जा रहे थे भाषण देने के लिए। मैं इसी कार्य के लिए 3 वर्षों से बाहर हूं, घर जाने का अवकाश ही नहीं मिलता। राजकुमार ने चकित होकर कहा, क्या घर जाने का आपका मन नहीं करता? मन तो खूब करता था, लेकिन आप जानते ही होंगे कि आजकल सरकारी जेलों में बड़ा कड़ा पहरा है। मैंने तो उनसे कह दिया, अभी जितना जी चाहे जुल्म कर लो बच्चों, स्वराज हो जाने पर एक एक को समझूंगा। देश आज़ाद नहीं हुआ है, आज़ाद कराने का कोई सिपाही, कोई स्वयंसेवक है वो। राजकुमार था देहात का आदमी, स्वराज वराज क्या जाने। अगर गांधी जी का राज्य कहा जाता तो कोई बात थी। उसने पूछा, स्वराज कैसा होता है? उसने पूछा, स्वराज कैसा होता है? ऐसा अबोध आदमी उसकी आंखों से नहीं गुजरा था। उन्होंने इस तरह राजकुमार की ओर देखा जैसे नमक मिर्च होता तो अभी कच्चा चबा जाते। बोले, स्वराज कहा जाता है स्वाधीनता को। यह स्वराज कोई देता नहीं, इसे लिया जाता है। कैसे लिया जाता है? राजकुमार ने कुतूहल से प्रश्न किया। बहुत भांति से लिया जाता है। इसे लेने के लिए अनेक रास्ते हैं, जैसे झंडा लेकर निकलना, हड़ताल या उपवास करना, और नहीं तो काउंसिल में घुस जाने पर तो स्वराज रखा ही हुआ है। हाँ, तो आप अभी नवयुवक हैं, सहस्रराम जाते हैं, तो जरा अपने चरित्र का ख्याल रखेंगे। मनुष्य का यह चरित्र रोटी की तरह है, जिसे खा जाने पर वह नहीं बचता। वहाँ जाने पर आप सिनेमा, सर्कस में अपना समय ना बर्बाद करेंगे। मुझे आपसे केवल इतना ही कहना है। यह कहकर वह तुरंत एक स्टेशन पर उतर गए। बूढ़े ने सलाह दी कि सिनेमा सर्कस के चक्कर में नहीं पड़ना है। राजकुमार सहस्रराम पहुंचे। पतली पतली पत्थर की सड़कों के किनारे आदमियों के घर बने हुए थे। जब कोई इक्का उनकी बगल से निकलकर बिना उसे धक्का मारे चला जाता तो वह मन ही मन कह उठता, सचमुच भगवान सर्वशक्तिमान है। अगर चारों ओर घूमने पर भी वह सिनेमा नहीं देख सका। पीछे पता चला यहाँ सिनेमा नहीं है, पटने में जाकर देखा जा सकता है। सहस्रराम में कोई सिनेमा हॉल नहीं था और बुजुर्ग ने कह दिया कि सिनेमा सर्कस नहीं देखता है, तो अभी इसके मन में आ गया। इसे माँ ने कहा कि दक्षिण नहीं जाना है, तो दक्षिण चल दिया। उस बुजुर्ग ने कहा कि सिनेमा सर्कस के चक्कर में नहीं चलना, तब इसके मन में आ गया कि सिनेमा देखना है। सासाराम में सिनेमा नहीं है तो अब पटना में है, तो अब पटना के लिए राह पकड़ता है। वह सोचने लगा, आखिर क्या बात है, उस आदमी ने मुझे सिनेमा देखने से मना क्यों किया है। सो चले पटना, एक दिन सिनेमा देख लेने में कोई हर्ज नहीं, एक दिन में क्या बिगड़ेगा। आज के नवयुवकों के साथ भी यही स्थिति है कि जो घर परिवार वाले, माता पिता, गुरु बोलेंगे उसके विपरीत जो मना करेंगे वही करने की इच्छा होगी। पहुंच गया पटना। एल्फिंस्टन टॉकीज का हाउस बड़ा बढ़िया हॉल था। बिजली बत्ती का चमचम प्रकाश। उसने देखा सिनेमा में मनुष्य के छाया चित्र रोते गाते हैं, हंसते खेलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। बस इसी के लिए वह मना करता था। मैं क्या इतना मूर्ख हूँ? सिनेमा देखा और देखा कि वहाँ तो कोई बुरी बात नहीं, मैं मूर्ख हूँ। वही हॉल में एक आदमी से भेंट हो गई। सिनेमा देख ही रहा था कि एक आदमी से भेंट हो गई। उसने कहा, साहब सिनेमा में कोई वैसी बात नहीं है, हाँ वेश्या के यहाँ जाना बहुत खराब है। सब जगह जाइए तो जाइए, मगर वेश्या के यहाँ हरगिज मत जाइए। अब राजकुमार के सिर पर दूसरी चिंता सवार हो गई। वेश्या क्या होती है, कैसी होती है, क्या खाती है, किस वापी का निर्मल नीर पीती है, कैसे रहती है। राजकुमार सोचने लगा, उनके यहाँ जाने पर क्या होता है, लोग नहीं जानने के लिए क्यों कहते हैं। क्या संसार में हम ही एक मूर्ख हैं जो उनके यहाँ ठगे जाएंगे। चलो तो एक बार चलकर देख ही आया जाए। अब फिर मना हुआ, फिर उल्टा चलने के लिए तैयार हो गया कि अब चलते हैं। वेश्या क्या होती है, वेश्यालय कैसा होता है। वेश्या का घर, सुंदर स्वागत, संगीत की कोयल ध्वनि। राजकुमार मुग्ध हो उठा। बड़ा उल्लू वसंत था वह आदमी जो मुझे यहाँ आने के लिए मना करता था। अगर वह भी आ जाता तो उसके 7 पुरखों को बैकुंठ मिल जाता। यहाँ जो सुख मिला राजकुमार को, तो कहा कि वो तो मना करने वाला मूर्ख था। इसी वेश्या के यहाँ एक आदमी ने फरमाया, वेश्यालय और विद्यालय में तो सब जाते हैं, क्या पंडित, क्या मूर्ख, क्या पुलिस, क्या साम्यवादी, सब यहाँ आते हैं। हाँ, आदमी को जुआ नहीं खेलना चाहिए, यह बुरी बात है। अब राजकुमार जुए के चरके में पड़ गया। दिन रात कहीं यही फिक्र में, जुआ कैसा होता है, कहाँ होता है। अंत में राम सबकी मुराद पूरी करते हैं। जा पर सत्य स्नेहु वाकी
जापर सत्य से नहीं हुई वाली कहावत हुई सत्य। आखिर एक दिन जुए का पूरा पता मिल गया। अड्डे में जाकर उसने खूब 6-5 देखे, अठन्नी को रुपया और रुपये को गिन्नी बनाई। जब जुए के अड्डे से निकला तो मन ही मन बोला, बड़ा पामर था मुझे रोकने वाला वह प्राणी। जुआ खोलकर देखा तो उसे कुछ बुरा नहीं नजर आया, लगा तो यहाँ तो 2 का 4 हो जाता है। वहीं जुए के अड्डे में उसने एक आदमी को देखा, तन बदन का होश नहीं, मुंह से केवल गाली की फुलझड़ियां ही छूट रही थी। उसे देखकर एक आदमी ने कहा, सब करे तो करे मगर शराब कभी नहीं पिए। यह सुनते ही वह आदमी बिगड़ कर कहने लगा, साले क्या शराब तेरे बाप ने नहीं पी? इंग्लैंड में कौन शरीफ शराब नहीं पीता? इंग्लैंड में कौन शरीफ शराब नहीं पीता? और तेरे ये खानदान वाले जो ऋषि मुनि थे सोम रस पीते थे। बोल तो, यह सोम रस क्या तेरे नाना की खोपड़ी का अर्क था? राजकुमार ने मन में कहा, जरा शराब भी पी लेनी चाहिए। राजकुमार ने कहा, जरा शराब भी पीनी चाहिए। बहुत दिन बीते, महीने के 4 गंडे समाप्त हो गए। राजकुमार सब कुछ ताप कर घर लौटा तो रानी ने पूछा, अब सब लत तो लग चुकी थी। राजकुमार सब देखकर अंत में जब रुपए टके खत्म हो गए तो घर लौटने की चिंता हुई। राजकुमार सब फूंक ताक कर घर लौटा तो रानी ने पूछा, बेटा उत्तर पूरब को कोई हाल बताओ। माँ ने तो उत्तर पूरब जाने कहा था, दक्षिण जाने नहीं कहा था। तो माँ ने स्वाभाविक है पूछा कि बेटा उत्तर या पूरब का हाल बताओ। सपूत बेटे ने उत्तर दिया, माँ उत्तर पूरब तो मैं गया ही नहीं, अगर दक्षिण की शराब का हाल पूछो तो बतला सकता हूँ। अगर दक्षिण के शराब का हाल पूछो तो बतला सकता हूं। रानी ने माथे पर हाथ मारकर कहा, मरनी गोड़े राजपुत्र होकर तूने यह सब किया? राजकुमार ने कहा, सच कहता हूं अम्मा। राजकुमार ने कहा, सच कहता हूं अम्मा, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं किसका पुत्र हूं। मुझको याद ही नहीं रहा कि मैं किसका पुत्र हूं। माँ की बात नहीं माना, अपने कुल की मर्यादा का उसको पता ही नहीं था और माँ के बताए उस मार्ग पर गया जहाँ माँ ने जाने से मना किया था। नतीजा यह हुआ कि दक्षिण का ज्ञान लेकर सब कुछ खोकर गंवा कर लौट तो आया। रास्ते में जो भी मिले, जिस कुछ ने मना करने का प्रयास किया उसी मार्ग पर चला और यह अंत में माँ के पछतावे के साथ घर लौटता है। राधा कृष्ण की यह कहानी मुझको लगता है बहुत दिनों से अनुपलब्ध थी और ये उल्टी गंगा कहानी आपको सुनाकर लगता है कि कहीं न कहीं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी होगी तो आगे भी बढ़ाएंगे और आपके विचार जब मुझे मिलेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, अपने मंतव्य देंगे तो पुनः मैं एक ऐसी ही कहानी लेकर आऊँगा। इन दिनों राधा कृष्ण की बहुत सारी कहानियाँ सिलेबस में हैं, कोर्स में हैं, मगर मिल नहीं रही हैं। मैं इन सबको आपके बीच ला रहा हूँ। विश्वास है साहित्य की दिशा में, कहानी कथा की दुनिया में मेरा किया गया यह प्रयास आपको अच्छा लगे तो अपने राय विचार जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।